ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सी अशोक प्रियदर्शी। प्रधानमंत्री के आज के लाल किला से दिए गए लगभग 1.25 घंटे के भाषण पर मैं आज आपके बीच आया हूं। प्रधानमंत्री के भाषण में जो कि मेरे लिए विवादास्पद हुआ करता था, फिर भी उसमें जो स्पार्क होता था, इस बार वो नदारद था, स्वाभाविक था। उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं और इस समय उनका भाषण था, लेकिन उनके भाषण बनाने वाले सेल ने कोई ऐसी बात नहीं डाली कि वो एजेंडा सेट कर सकें, लोगों का ध्यान खींच सकें। लोगों के बीच में भी जो आज दिख रहा था विभिन्न चैनल पर, वहां के ऑडियंस के बीच में, लोगों के बीच में भी किसी तरह का स्पार्क नहीं था। सिर्फ स्कूली बच्चे जो लगता है कि एक साथ किसी सिग्नल पर तालियां बजाते थे, इनको छोड़ करके लोगों में कोई स्पार्क नहीं दिख रहा था भाषण के दरमियान। कम से कम 6 बातें मैं प्रधानमंत्री के भाषण के संदर्भ में कम से कम 6 शीर्षक में बातों को रखूंगा और संक्षेप में रखूंगा, और सबसे अंत में मैं रखूंगा जो उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे की बात कही, और इसके साथ साथ एक नया शब्द, अर्बन नक्सल के शब्द को बदल करके दिमागी नक्सल की बात कही, जिससे ये लगता है कि जो लोग प्रगतिशील हैं उनके बारे में भी वो नक्सल शब्द जोड़ के कहना चाहते हैं, और प्रगतिशील शब्द शायद उनके जुबान से निकलता नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रगतिशील लोगों के, स्वतंत्र चिंतन वाले लोगों के बारे में कहा। इस पर मैं सबसे अंत में आऊंगा, लेकिन सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री जब आए थे, वो 12 साल की उपलब्धियों के बारे में अलग अलग सेक्टर में बताते हैं। कुछ सेक्टर में बहुत कुछ संभावना थी और बहुत तेजी से बढ़ा, इनका फोकस हुआ, लेकिन ओवरऑल उनके बारे में मीमांसा होगी इस वर्ष तो, और वह विषय एजेंडा पर है, तो वह होगी कि जब आए थे तो 2 बात बोल करके आए थे। भ्रष्टाचार का मसला, यानी कि वे जो गबन हो रहा है पैसों का, या जो काला धन है, इस पर बहुत ज्यादा बोल करके आए थे, काला धन पर बोल करके आए थे। उसके बारे में अब फिर से उनकी टॉल घोषणाओं को, जिसको जुमलेबाजी कहा गया, हम याद नहीं कहेंगे। इस विषय पर, इस समस्या से लड़ने का कोई नारा भी इस बार उनके जुबान से नहीं था, इसलिए कि जैसे ही बोलेंगे सवाल उठेगा कि उन्होंने जिन एजेंसियों के द्वारा भ्रष्टाचार की जांच होती है उनको तो पालतू तोता बना लिया है। ठीक है, इसलिए इस विषय पर कुछ बात नहीं कही। दूसरी बात कि सीधा सीधा उन्होंने सेक्टर्स के बारे में कहा, उपलब्धियों के बारे में कुछ विशेष किए, कुछ प्रोमिसेस किए और कुछ दावे भी किए। जैसे रेलवे के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा दावा किया कि जो 100 वर्षों में पहले 25 वर्षों में हुआ था, वह 30% हुआ था, और 70% जो है इनके 10 साल में हो गया। इस तरह का दावा उन्होंने फिर ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, सौर ऊर्जा के सेक्टर में, जिस पर हम लोग आएंगे, कहा। लेकिन रोजगार के मसले पर वो नहीं बोले, रोजगार के मसले पर नहीं बोले। ये जानते हैं कि जेन जी का जो विरोध है, मोदी सरकार के विरोध में जो आवाजें हैं, जिस बारे में अगर कोई अंतर वस्तु खोजनी होगी तो वो है रोजगार। रोजगार का मसला ऐसा है जिस पर से ही सारी विश्रांति है देश में। इस विषय पर पूरी अर्थव्यवस्था के मोड को बदलना होगा, तभी कुछ संतोषजनक बात आएगी और तुरंत कुछ निकलेगा। और यह आज का चैलेंज है, क्योंकि इस पर टॉल घोषणा थी, इस विषय पर प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। मैं इसके बाद एक और विषय, सीधे सीधे हम जेन जी पर आए थे, युवा पर। युवा, मेरे युवा दोस्तों, ये शब्द प्रधानमंत्री के बोलने की शैली में एक उन्माद पैदा करने के लिए आता था, और युवा भी रिस्पॉन्ड करते थे। और दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी के विरोधी लोग थे, वे कूड़ते रहते थे कि युवा साथ में है, इसलिए इसका विरोध करना संभव नहीं है। मैं यही बताऊं कि मैं शुरू से मानता था कि अगर युवाओं के एस्पिरेशन की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार पॉपुलर हो रही है, तो यह बहुत बड़ी गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार की नीतियां
कहीं से भी रोजगार पैदा करना, युवा एस्पिरेशंस को ताकत देना, जो कौशल विकास की योजनाएं हैं उनमें जिस तरह प्रधानमंत्री ने पहले ही वर्ष घोषणा की जिस साल, उसके बाद उनके सारे लघुए भगुए घुस गए और कौशल विकास के सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो परिवारों, युवाओं के अभिभावकों का पैसा निकालने की योजना संस्थानों में चली गई, लेकिन कौशल विकास के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय बात नहीं हो सकी। हम साइंस में, प्रगति में, रिसर्च में, कौशल विकास में, इस सब में किसी भी देश से चुनौती नहीं कर सकते हैं। केवल ये कह सकते हैं कि हम विश्व की सर्वश्रेष्ठ, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसमें जो संभावना है वह अब आगे बहुत ज्यादा नहीं दिखलाई देती है। इस बारे में अर्थशास्त्रियों ने कहा है। तो युवाओं के बारे में कुछ नहीं बोल सके। बोलने में एकदम कॉन्क्रीट बात बोलना पड़ेगा, भावावेग वाली बातों से नहीं चलेगा, मंदिर मस्जिद करने से नहीं चलेगा। तो युवा वर्ग जब उनका साथ छोड़ रहा है और युवा वर्ग के साथ छोड़ने की वजह से मोदी को जो चुनौती मिल रही है, जो खतरा है, जो उनके अंदर एक किस्म की अशांति है, जो आज के भाषण में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो स्पार्क पैदा नहीं कर पाए, उस विषय पर वो नहीं बोले। तीसरा विषय, बहुत आज समालोचक अलग अलग चैनल पर बोल रहे थे, उन्होंने यह फिक्र नहीं की कि वो पाकिस्तान नहीं बोल रहे हैं, और तब जबकि बलूचिस्तान के लोग वहां आजादी के लिए एकदम दीवाने हो गए हैं, उग्र भी हो गए हैं, अलग अलग तरीके से उसके पीछे बल है, और एक स्वतंत्र सरकार की भी घोषणा एक समूह ने कर दी है। बलूचिस्तान के लोग जो पाकिस्तान का हिस्सा है और शुरू से बगावत पर है, तो उन लोगों ने इधर के दिनों में भारत को अपना मित्र और पाकिस्तान से अलग होने का एस्पिरेशन दोनों एक साथ रखा, यानी कि पाकिस्तान हमारा शत्रु है और भारत हमारा मित्र है, ये पाकिस्तान का भाग में रहते हुए कहा। इसके साथ साथ इधर बगावत पर उतर गया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे वहां आजाद कश्मीर भी कहा जाता है, और वो कश्मीर का हिस्सा है, एजेंडा और टेबल पर नहीं आता है, लेकिन पाकिस्तान ने 1948 में ही स्वतंत्र कश्मीर के एक हिस्से को अपने अंदर मिला लिया था और बाकी हिस्से को लिबरेट किया भारत ने, जो भारत के साथ आ गया। इस पर नहीं बोलते हैं। ये एक टीवी चैनल के बारे में जो गोदी मीडिया है उसके बारे में बराबर होता है कि ये लोग हिंदू मुसलमान खेलते हैं, भारत पाकिस्तान खेलते हैं, और इसका स्रोत, इसका प्रिंसिपल कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। प्रधानमंत्री इस विषय पर नहीं बोले। इसके बाद इन्होंने सप्तधारा करके कुछ बातें कही। सप्तधारा में जो बातें कही उसमें गति की बात थी। गति माने ट्रांसपोर्टेशन, नेविगेशन, हवाई जहाज की उड़ानें इत्यादि, ठीक है, सड़कें, ये सब विषय था। ग्रीन ऊर्जा की बात कही, उसमें उन्होंने कुछ दावा भी किया, जैसा मैं कह रहा था। तो ग्रीन ऊर्जा, और इसमें भारत जो है वो एक लीड देश बन जाएगा, और उपलब्धियों की बात कही कि पिछले 10 वर्षों में इस फील्ड में बहुत कुछ हुआ है। गीगावाइट में 2 गीगावाइट यानी कि 2000 मेगावाइट बिजली सौर ऊर्जा से होता था, अभी 120 गीगावाइट यानी कि समझ लीजिए कि 60 गुना ज्यादा, इतना ज्यादा ये बता रहे हैं कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तरक्की हुई है। और उसका आंकड़ा मिलता रहता है। ऊर्जा क्षेत्र में कोल ऊर्जा यानी कि थर्मल ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा यानी पन बिजली के साथ साथ आजकल जो है सौर ऊर्जा की बात भी होती रहती है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे पवन ऊर्जा। इन सब क्षेत्रों पर भारत का जोर है और ये इकोलॉजी के लिए है। तो इस बारे में प्रधानमंत्री ने कहा, ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है, हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। कृषि के बारे में, सेना के बारे में, शोध के बारे में, कॉमर्स के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें
छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। ठीक है, अपने ढंग से कॉमर्स के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे जो बैंक हैं, विश्व स्तर के होने चाहिए। लेकिन इसमें 12 साल तक शासन चलाने के बाद ये बहुत क्षेत्रों में विशेष कह रहे हैं, प्रॉमिसेस, यानी कि दावा करें कि ये हुआ या हो जाएगा, और दावा, प्रॉमिसेस और दावा, इसमें प्रधानमंत्री को अपने के भाषण में स्पार्क नहीं दिखा। इसके बाद जो 5वीं बात है, मतलब अभी तक मैंने 4 बात कही है, 5वीं बात है कि 10 वर्षों का दावा, और मनमोहन सिंह के समय जो आर्थिक क्षेत्र में, उसके पहले हिंदू ग्रे थ्रेड था, उसमें सस्टेनेबिलिटी आई भारत में, हम उसका बहुत निंदा नहीं कर सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का दौर था और उसमें ग्रोथ रेट 3.5% से ज्यादा नहीं हो रहा था, भारत को इसकी जरूरत थी। तो मनमोहन सिंह के समय में जो लिबरलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए जो विवादास्पद थे, लेकिन उसकी अपनी उपलब्धियां थी, उस पर चल करके और तेज गति से चल रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। तो 10 वर्षों का जो दावा है, उस दावा को करते समय वे पिछले शासन की कंटिन्यूटी की बात करते हैं। और अब अंत में मैं आता हूं, मैंने इस बारे में है कि दावा करने के लिए जितना कुछ होना चाहिए था वो नहीं है। अगर हुआ रहता तब नरेंद्र मोदी की जुबान और भी चलती, और उसके बाद इसी तरीके से कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ होता, जिसमें हम बहुत ही पीछे चल रहे हैं, और रोजगार का निर्माण होता। अगली बात, जो अंतिम बात है आज की चर्चा में और जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो है कि नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया। मैं बिहार और झारखंड के बॉर्डर इलाके में नवादा जिला, गया जिला, और इससे इधर औरंगाबाद जिला, और उसके आगे कैमूर जो बॉर्डर इलाका है, तो उसमें से मोहनपुर बाराचट्टी ब्लॉक से ज्यादा परिचित रहा हूं और चारों तरफ से परिचित रहा हूं। और मैं ये जानता हूं कि इस मनमोहन सिंह के सरकार के समय ही, उस समय एक कोबरा बटालियन ने और इन सब ने मिलकर के नक्सलवाद का जो पुराना एमसीसी का प्रभाव है वो कम किया था। ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्त हुआ और उस इलाके में विकास हुआ। ठीक है, नक्सलवाद को इन्होंने बिग वे में चैलेंज किया है और उसकी जांच होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि जब तक आप बहुत ही पुअरेस्ट क्षेत्र में, सबसे गरीब इलाकों में इक्वलिटी के एजेंडा, लोगों के विकास के एजेंडा को नहीं लेंगे, तो नक्सलवाद नहीं तो दूसरी तरह की बगावत जो गरीब वर्गों से है उसको आपको झेलना पड़ेगा। तो लेकिन नक्सलवाद के खात्मे के बारे में वो कह रहे हैं।
लेकिन उस क्षेत्र के विकास के बारे में जो दावा कर रहे हैं कि जहां गोलियां और बम चलते थे वहां विकास की लहर है, ये नरेंद्र मोदी एकदम लगभग गलत बोल रहे हैं। इस इलाके में उसके लिए जो पैसा आता है वह सब ठेकेदारी और बेईमानी में चला जाता है। तो नक्सलवाद के क्षेत्र में, नक्सलवादी इलाकों में, जिस इलाके की लंबी पट्टी की बात मैं अभी कर रहा था, उस इलाके में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मनमोहन सिंह सरकार से शुरू होता है, वह है फॉरेस्ट राइट एक्ट। बिहार में 20 लाख एकड़ जमीन है, उसमें से 1 लाख एकड़ जमीन पर लोग पहले से खेती कर रहे हैं और 2005 के पहले जो खेती कर रहे हैं उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत यह दावा करने का अधिकार है कि हमारे उस लैंड राइट को आप मान्यता दीजिए। वनाधिकार जो है अधिकारों की मान्यता का कानून है। इस क्षेत्र में जहां बिहार में ये डबल इंजन की सरकार रही और सीधे अब कुछ महीनों से तो बीजेपी की सरकार है, चुप्पी के अलावा कुछ नहीं है, तो आप कैसे दावा करते हैं कि उस इलाके का जो वाइटल प्रश्न है, जिस प्रश्न को हल करने से एक एक फैमिली को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एक भरोसा मिलता है, तो उस क्षेत्र में फॉरेस्ट राइट एक्ट के आधार पर ये एक अलग प्रोग्राम का विषय है। इस एक विषय पर कह रहे हैं कि ऐसे जैसे बिहार जैसे प्रांत में नक्सली इलाका था और यहाँ सबसे गरीब वर्गों के लिए जो 5 डिसमिल जमीन का दावा था, यह क्षेत्र एकदम उपेक्षित है, यह काम एकदम उपेक्षित है, ठंडे बस्ते में चला गया है। इसी तरह से जो लगभग 96 लाख 1 करोड़ के करीब जो परिवार है जिसकी आमदनी 6,000 रुपया महीना से कम है, उनको 2 लाख रुपया देना, ये सब जो प्रोग्राम था, इन सब प्रोग्राम्स में डिसमिल प्रोग्रेस हुआ। तो ये दावा इनका गलत है। अब इसी स्थिति में वे एक शगुफा छोड़ते हैं, यही हम बात खत्म करेंगे। और ये बहुत ही विवाद में है कि वो दिमागी नक्सल कह रहे हैं। दिमागी नक्सल, इसका मतलब जो दिमाग रखने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी के बदले में उनके सेल ने शब्द इस बार सुझाया है दिमागी नक्सल। बुद्धिजीवी नक्सल नहीं कह रहे हैं, अर्बन नक्सल पहले कहते थे। तो दिमागी नक्सल के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, उनको टारगेट करने की बात कही। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरा मानना है कि जिनको टारगेट करने की बात कर रहे हैं वो खुद उनके टारगेट में अगर नहीं है तो खुद आकर के उनके रडार पर, उनके टारगेट पर, उनके मिसाइल्स पर खड़े हो जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जो पुराना मिसाइल दागने का तरीका था, उससे खुद ये जो बुद्धि वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, या उनको प्रगतिशील कहें, प्रगतिशील लोग हैं। प्रगतिशील शब्द मैंने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी बोल नहीं सकते हैं, इसलिए वो उसको दिमागी नक्सल कह रहे हैं। तो दिमागी नक्सल जैसा एक विवादास्पद शगुफा उन्होंने छोड़ा है और इसमें जो लोग दिमाग लगा रहे हैं, जेन जी के जो नौजवान हैं जो बहुत विवेक पूर्वक काम कर रहे हैं, इन सब पर अटैक है। इससे संकेत है कि वो उन लोगों के एस्पिरेशन को, इनके उभार को स्वीकार नहीं करते हैं। देश में जो प्रगतिशील आकांक्षा है उसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं। इस वजह से उन पर अटैक करना है, अटैक करते जाना है, अटैक करते जाना है, झूठ का विस्तार करते जाना है। तो नरेंद्र मोदी ने इस तरह से युवा मन पर और युवा मन के साथ खड़े भारत के प्रगतिशील आकांक्षा पर इस बार
कुछ नहीं कहा है या उस पर अटैक करने की कोशिश की है। और इसलिए नरेंद्र मोदी की अपनी ही शैली में, जिसमें प्रगतिशील शक्तियों के विरोध में प्रतिगामी एकता भी बनती है उनके भाषण से, तो किसी भी क्षेत्र में वो कोई खास बात नहीं कर सकते हैं। ये निहायत ढीला ढाला और निहायत द्वंद्व से भरा हुआ भाषण था। ये कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आगे हम लोग फिर इसको एग्जामिन करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।